प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। प्रस्तुत है प्रसिद्ध बंगला उपन्यास कपाल कुंडला का 13वां भाग। आइए आरंभ करें। यह सभी को अवगत है कि किसी समय सप्तग्राम महासमृद्ध शालिनी नगरी थी। रोम नगर से यवती पथ के सारे व्यवसायी इस महानगरी एकत्रित होते थे, लेकिन बंगीय दशम एकादश शताब्दी में इस नगरी की समृद्धता में लघुता आई। इसका प्रधान कारण यही था कि उस समय इस महानगरी के निकट से होती हुई नदी बहती थी, वह क्रम से सूखने और पतली पड़ने लगी। अतः बड़े बड़े व्यापारी जहाज इस संकरी राह से दूर ही रहने लगे। इस तरह यहाँ का व्यवसाय प्राय लुप्त होने लगा। वाणिज्य प्रधान नगरों का यदि व्यवसाय चला गया तो इस सब चला गया, सप्तग्राम का भी सब कुछ चला गया। बंगीय एकादश शताब्दी में इसकी प्रतियोगिता में हुगली नदी बनकर खड़ी हो गई। वहाँ पोर्तुगीज लोगों ने व्यापार आरंभ कर दिया। सप्तग्राम की धन लक्ष्मी यद्यपि आकर्षित होने लगी, फिर भी सप्तग्राम एक बार की हद सिरे न हो सका। तब तक वहाँ फौजदार आदि राज अधिकारियों का निवास था, लेकिन नगरी का अधिकांश भाग बस्तीहीन होकर गांव का सा रूप धारण करने लगा। सप्तग्राम के एक निर्जन उपनगर भाग में नवकुमार का निवास था। इस समय सप्तग्राम की गिरी हुई दशा के कारण अधिक आदमियों का आगमन न होता था। राजपथ की लता गुल्म आदि से आच्छादित हो रहे थे। नवकुमार के घर के पीछे एक विस्तृत घना जंगल है। घर के सामने कोई आध कोस की दूरी पर एक नहर बहती है, जो वन को घेरती हुई पिछवाड़े के जंगल से बही है। मकान साधारण ईंटों का बना हुआ पक्का है तो 2 मंजिला, किंतु आजकल के एक खंड के मकानों की जैसी ऊंचाई उसकी है। इसी घर की ऊपरी छत पर 2 युवतियां खड़ी हों चारों तरफ देख रही हैं। संध्या का समय है। चारों तरफ जो कुछ दिखाई पड़ता है अवश्य ही वह नयन मोहक है। पास में ही एक तरफ घना जंगल है, जिसमें विविध प्रकार के पक्षी झुंड के झुंड बैठे कलरव कर रहे हैं। एक तरफ वह नहर मानो रुपहली रेखा की तरह बल खाती चली गई है। दूसरी तरफ नगर की विस्तृत अट्टालिकाएं अपना सर ऊंचा किए मानो कह रही हैं कि बसंत फिर मधुर सौंदर्य परिजनों का यहाँ निवास है। एक तरफ बहुत दूर नावों से सजी हुई भागीरथी की धारा है, जिसके विशाल वक्ष स्थल पर संध्या तिमिर का आवरण धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। वे जो 2 नवीना मकान के ऊपर खड़ी हैं, उनमें एक चंद्र रश्मि वर्ण वाली अविन्यस्त के राशि के अंदर आधी छिपी हुई है, दूसरी कृष्णांगी है। वह सुमुखी सौड़सी है, उसका जैसा नाटा कद है वैसे ही बाल, चेहरा भी छोटा है। उसके ऊपरी हिस्से के चारों तरफ से घुंघराले बाल लटक रहे हैं। नेत्र अच्छे बड़े कोमल सफ़ेद मानो बंद कली के सदृश हैं। छोटी छोटी उंगलियां साथनी के केशों को सुलझाती हुई घूम रही हैं। पाठक महाशय समझ गए होंगे कि वह चंद्र रश्मि वर्णली कोई और नहीं कपाल कुंडला है। दूसरी कृष्णांगी उसकी ननद श्याम सुंदरी है। श्याम सुंदरी अपनी भाभी को बहू, कभी आदरपूर्वक बहन, कभी मृणा नाम से संबोधित कर रही थी। कपाल कुंडला नाम विकट होने के कारण घर के लोगों ने उसका नाम मृणमयी रखा है, इसलिए संक्षिप्त नाम से मृणा कहकर बुलाती हैं। हम लोग भी कभी कभी कपाल कुंडला को मृणमयी नाम से ही पुकारेंगे। क्यों भाभी? श्यामा ने कहा। तुम तपस्विनी ही रहोगी? मृणमयी ने उत्तर दिया। क्यों, क्या तपस्या कर रही हूँ? श्याम सुंदरी ने अपने दोनों हाथों से केश तरंगमाला को उठाकर कहा, तुम अपने इन खुले बालों की चोटी क्यों नहीं करोगी? मृणमयी ने केवल मुस्कुराकर श्याम सुंदरी के हाथों से बालों को हटा लिया। श्याम सुंदरी ने फिर कहा, अच्छा मेरी साध तो पूरी कर दो। एक बार हम गृहस्थों के घर की औरतों की तरह श्रृंगार कर लो। आखिर कितने दिनों तक योगिनी रहोगी? मृणमयी, जब इन ब्राह्मण संतान के साथ मुलाकात नहीं हुई थी तो उस समय भी तो मैं योगिनी ही थी। श्यामा, अब तो ऐसे न रहने पाओगे। मृगनी, क्यों न रहने पाऊंगी? श्यामा, क्यों देखोगी, तुम्हारे योग को तोड़ दूंगी। पारस पत्थर किसे कहते हैं जानती हो? मृणमयी ने कहा, नहीं। श्यामा सुंदरी ने कहा, पारस पत्थर के स्पर्श से रांगा भी सोना हो जाता है। मृणमयी, तो इससे क्या? श्यामा ने कहा, औरतों के पास भी पारस पत्थर होता है। मृणमयी, वह क्या?
पुरुष की हवा से योगिनी भी ग्रहणी हो जाती है। श्यामा ने कहा, तूने उसी पारस पत्थर को छुआ है। मृणमयी ने कहा, ठीक समझ गई। समझ लो कि पारस पत्थर में छू चुकी और सोना हो गई। चोटी भी कर ली, गले में चंद्रहार पहन लिया, चंदन कुमकुम चोवा पान इत्र सब ले लिया, सोने की पुतली तक हो गई। समझ लो ये सब हो गया, लेकिन इतना सब होने से क्या सुख हुआ? श्यामा ने कहा, तो बताओ न कि फूल के खिलने से क्या सुख है? मृणमयी ने कहा, लोगों को देखने का सुख है, लेकिन फूल का क्या? श्याम सुंदरी के मुख की कांति गंभीर हो गई। प्रातःकालीन वायु के स्पर्श से कुमुदनी की तरह आंखें नाच उठी। बोली, फूल का क्या? वह तो बता नहीं सकती, कभी फूल बनकर खिली नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह कली होती तो खिलकर अवश्य दुख का अनुभव करते। श्यामा कुलीन पत्नी है। हम भी इस अवकाश में पाठकों को बता देना चाहते हैं कि फूल को खिलने में ही सुख होता है। पुष्प रस पुष्पगंध वितरित करने में ही फूल का सुख है। आदान प्रदान की पृथ्वी के सुख का मूल है, तीसरा और कोई मूल नहीं। मृणमयी वन में रहकर कभी इस बात को हृदयंगम नहीं कर सकी, अतएव इस बात का उसने कोई जवाब न दिया। श्यामा सुंदरी ने उसे नीरव देखकर कहा, अच्छा यदि ये न हुआ तो बताओ तो भला तुम्हें क्या सुख है? कुछ देर सोचकर मृणमयी ने कहा, बता नहीं सकती, शायद वही समुद्र के किनारे वन मन में घूमने से ही मुझे सुख है। श्यामा सुंदरी कुछ आश्चर्य में पाई। उन लोगों के यत्न से मृणमयी जरा भी उपकृता नहीं हुई। इस ख्याल से कुछ दुखी भी हुई, कुछ नाराज भी हुई। बोली, अब लौट जाने का कोई उपाय है? मृणमयी ने कहा, कोई उपाय नहीं है। श्यामा, तो अब क्या करोगी? मृणमयी, अधिकारी कहा करते थे, यथा नियुक्तिस्मि तथा करोमि। श्यामा सुंदरी ने मुंह पर कपड़ा रखकर हंसकर कहा, बहुत ठीक महोपाध्याय, माँ से क्या हुआ? मृणमयी ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, जो विधाता करेंगे वही होगा, जो भाग्य में बंधा है वही भोगना होगा। श्यामा सुंदरी ने, क्यों, भाग्य में क्या है? भाग्य में सुख है, तुम ठंडी सांस क्यों लेती हो? मृणमयी ने कहा, सुनो, जिस दिन स्वामी के साथ यात्रा के समय भवानी के पैर पर केवल बेल पत्ती चढ़ाने गई, मैं बिना माता के पैर पर बेलपत्र चढ़ाए कोई काम नहीं करती थी। कार्य यदि शुभजनक होता तो माता अपने पैर से पत्र गिराती नहीं थी। यदि अमंगल का डर होता है तो माता के पैर से वह बेलपत्र गिर पड़ता है। अपरिचित व्यक्ति के साथ विदेश जाते शंका मालूम हुई। शुभ अशुभ जानने के लिए ही मैं यात्रा के समय गई, लेकिन माता ने त्रिपत्र धारण नहीं किया, अतएव भाग्य में क्या है कह नहीं सकती। मृणमयी चुप हो गई। श्यामा सुंदरी शिहर उठी। भाग 13 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।